अपना चैनल। मिले मुझे भी अगर कोई शाम फुर्सत की, मैं क्या हूँ कौन हूँ सोचूंगा अपने बारे में। नाजरीन, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी शख्सियत को बेहतर से बेहतरीन बनाए, उसमें निखार पैदा करे। ख़ास तौर से अगर सिन्फ़े नाजुक यानी कि ख़वातीन की हम बात करें तो उनकी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक मोड़ ऐसा भी आता है जब वो अपने ख्वाबों को, अपनी शख्सियत को एक संदूक में बंद करके अपने ही घर के किसी कोने में रख देती हैं। तो नाज़रीन, हमारा जो ये प्रोग्राम है ना, कुछ लम्हे फुर्सत के, वो उन्हीं ख़वातीन को डेडिकेटेड है कि वो अपने ख्वाबों में एक चमक पैदा करें, अपनी शख्सियत को निखारें और आगे बढ़ें। जी हाँ, ये जो प्रोग्राम है वो है जानकारियों से भरपूर, जिसके चलते आप अपनी ज़िंदगी को उम्दा तरीक़े से बसर कर पाएंगी। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के इस प्रोग्राम का। और आज के इस शुमारे में जो ख़ास आपके लिए लेकर हम आए हैं, आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक की जिसके चलते जो एक औरत है वो अपने माँ बनने के ख्वाब को बखूबी पूरा कर सकती है। साथ ही हम नज़र डालेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी पर। तो चलिए बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं आज के इस शुमारे का। नाज़रीन, जदीद दौर में इंसानी ज़िंदगी मसरूफियात से सराबोर है। ना ही हमारा लाइफस्टाइल सही रहा और ना ही हमारी ग़िज़ा ठीक है। ऐसे में किस्म किस्म के अमराज, बीमारियां हमें घेर लेती हैं। ना सिर्फ मर्द हजरात के लिए बल्कि ख़वातीन के लिए भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। ख़वातीन में आजकल थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस और इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, इस तरह के जो मसले हैं वो नुमायां हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बेहद बड़ी प्रॉब्लम जो है वो उभर के आई है, वो है इनफर्टिलिटी। जी हाँ, माँ बनना एक औरत का ख्वाब होता है, लेकिन इन्हीं बीमारियों के चलते ये जो ख्वाब है कहीं ना कहीं अधूरा सा रह जाता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस ने भी आज के दौर में बेहद तरक्की कर ली है। आज तरह तरह की जो तकनीक है वो मार्केट में आ चुकी हैं। आज एक ऐसी ही तकनीक की हम बात करेंगे जिसके ज़रिए, जिसको अपना के कई लोग जो है ये जो इनफर्टिलिटी की एक लड़ाई है इसे जीत सकते हैं। तो चलिए हम आपका तारुफ कराते हैं हमारे ख़ास मेहमान से। हमारी जो ख़ास मेहमान हैं वो एक बेहद जानी मानी डॉक्टर है, डॉक्टर सागरिका अग्रवाल। करवाते हैं आपका उनसे तारुफ। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार समरीन जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ अपने प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया आपने जी, थैंक यू। जैसे कि मैंने अभी इनफर्टिलिटी की बात की है और एक नई तकनीक की भी बात की है। खैर नई तो नहीं, अब तो ये काफ़ी वक्त हो गया इस तकनीक को, और इस तकनीक का नाम है IVF। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आखिर IVF होता क्या है और नॉर्मल प्रेगनेंसी से ये कैसे अलग है। जी, तो IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तकनीक, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया भी कहते हैं। तो इसको समझाने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे अचीव होती है। तो दंपत्ति जब एक कपल जो साथ रह रहा है, ट्राई कर रहे हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए, तो उसमें कई सारे स्टेप्स बहुत परफेक्टली अलाइन होने चाहिए, तभी कंसेप्शन होता है। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, जैसे फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें गर्भाशय होता है, 2 नलियाँ होती हैं और अंडाशय है। तो हार्मोन्स का रेगुलराइजेशन होना चाहिए बिल्कुल सही तरीके से। अगर एग बनते हैं, रप्चर होते हैं, तो वो फिर नलियों के द्वारा नली तक पहुंच जाते हैं। और जब पति पत्नी मिलते हैं तो वीर्य में से शुक्राणु मूव कर सकते हैं, और गर्भाशय से होते हुए इनका भी नलियों में पहुंचना ज़रूरी है। तो जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ अंडे और शुक्राणु का मिलन होता है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसे निषेचन प्रक्रिया कहा जाता है। तो किसी भी वजह से अगर यह प्रोसेस शरीर में नहीं हो पा रहा है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं,
और उन कारणों पे हम आएंगे बाद में। तो अगर कोई भी वजह हो, चाहे ये फीमेल साइड से या मेल साइड से अगर कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं हम फॉलो कर पा रहे, तो फिर कंसेप्शन नहीं हो सकता, तो प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो सकती है। तो इसी प्रक्रिया को हम जब शरीर से बाहर करते हैं, यानी अंडे और शुक्राणु का मिलन हम बाहर लैब सेटिंग्स में टेस्ट ट्यूब में करते हैं, तो इसे आईवीएफ कहा जाता है। डॉक्टर साहिबा, ये तो आपने बखूबी हमारे नाज़रीन को समझाया कि आखिर ये आईवीएफ का प्रोसेस होता क्या है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जब आईवीएफ करवाना किसी कपल के लिए ज़रूरी हो जाता है। देखा गया है कि सारे टेस्ट भी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है, लेकिन एक औरत जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो वो कंडीशंस आप बताइए ज़रा। तो ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से हमें आईवीएफ की प्रक्रिया के लिए जाना पड़ सकता है। तो ये मेल और फीमेल दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे पुरुषों में अगर शुक्राणु की मात्रा बहुत ही कम है, या फिर डिफेक्टिव स्पर्म्स हैं जो एक हेल्दी भ्रूण बनाने में मदद नहीं कर पा रहे हैं, या इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो कई सारी दिक्कतें आदमियों की तरफ से हो सकती हैं। और फीमेल बॉडी में जैसे हम एक एक चीज़ को देखें अगर, तो गर्भाशय की परत का सही होना बहुत ज़रूरी है। गर्भाशय में कहीं फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स और कोई इन्फेक्टिव पैथोलॉजी तो नहीं है। कई बार दोनों ट्यूब्स बंद हो जाती हैं, और अंडों का सही समय पे नहीं बढ़ना, नहीं बनना, वो टाइम पे रप्चर नहीं होते। तो ऐसे कई सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हैं जो हो सकता है कि एक से ज़्यादा कारण हो, और अलग अलग भी ये सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो किसी कपल को कंसीव नहीं हो पाने में अफेक्ट कर सकते हैं। आजकल हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि लड़कियां पढ़ाई में आगे जा रही हैं, अपने करियर को लेके ओरिएंटेड हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर इन सब वजहों से कई बार जो शादी का जो एक टाइम होता है वो कई बार डिले हो जाता है, या शादी के बाद कपल डिसाइड करते हैं कि हम प्रेगनेंसी थोड़ा डिले कर लें। तो कई बार ये एज 35 से ज़्यादा जब क्रॉस हो जाती है, तो ये भी कुछ वजह हैं जिनकी वजह से अंडों की गुणवत्ता में, उनकी संख्या में कमी आने लगती है। तो ये भी एक ख़ास वजह है। इसके अलावा पीरियड्स में कई तरह की इरेगुलरिटीज़ का होना, जिसमें हार्मोनल कॉज एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपने कहा समरीन जी, आपने पहले ही बताया कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, खाने पीने के जो चेंजेस आ गए हैं, इन सब की वजह से कई तरह के हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होने लगे हैं। तो ये सब कुल मिला के कई रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। डॉक्टर साहिबा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वाकई हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत गड़बड़ हो गया है, और कहीं ना कहीं हमारा खान पीन जो है वो भी जो है डिसबैलेंस हो गया है। हम सही ग़िज़ा नहीं ले रहे हैं, जिसके सबब ये सारी बीमारियां हमको लग जा रही हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, आपने भी बताया कि जो औरत है उसकी जो अंडे यानी एग क्वालिटी है वो ख़राब होने लगती है उसकी एज के साथ। अगर हम बात करें एग फ्रीजिंग की, आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, और ये जो करियर ओरिएंटेड ख़वातीन हैं उनके लिए शायद कहीं ना कहीं ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित हो रहा है कि इन फ्यूचर वो कभी बेबी प्लान करना चाह रही हैं। तो ज़रा इस प्रोसेस पर भी आप रोशनी डालिए। जी, ये बहुत ही एक अहम क्वेश्चन है, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, और ये आंसर करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो आईवीएफ का जो पूरा प्रोसेस है, इसके कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं और कहाँ तक हम एग फ्रीजिंग उसमें फिर हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो जब हम आईवीएफ का प्रोसेस डिस्कस करते हैं, पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि इनिशियल जो जांचें होती हैं, हम लोग कपल को इवैल्यूएट करते हैं, उनके अल्ट्रासाउंड, सीमन पैरामीटर्स को चेक करना, उनके ब्लड टेस्ट वगैरह से हम नतीजे पे पहुंचते हैं कि कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, क्या वो पॉइंट्स हैं जिनको हमें ठीक करना है और कैसे हम बढ़ें आगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हम जो आईवीएफ का प्रोसेस है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें ये होता है कि हम अंडों को बढ़ाते हैं शरीर में। नॉर्मल एक जो सिचुएशन है उसमें एक ही अंडा बढ़ता है, फीमेल ओवरी में एक ही अंडा जो है डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, ग्रो करता है, रप्चर होता है। बट आईवीएफ प्रोसेस में हम कुछ इंजेक्शंस द्वारा, ये हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, बड़े सेफ होते हैं, इनके ज़रिए हम एक से ज़्यादा अंडों को जितने हो सके एक साइकिल में हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उन अंडों को हम लोग ओटी सेटअप में अंडर एनेस्थीसिया रिट्रीव कर लेते हैं। तो एक सिंपल प्रोसेस है, पेनलेस प्रोसेस है। इसके बाद
उन अंडों को हम जो पार्टनर है, मेल पार्टनर हैं, जो हस्बैंड हैं, उनके स्पर्म से हम फर्टिलाइज कर देते हैं, तो भ्रूण हमारा बन जाता है। अगर हम इसी स्टेप पे, जैसे अगर लड़कियां, जैसे हमने डिस्कस किया कि आजकल करियर ओरिएंटेड है और पढ़ाई के वजह से, एडवांस स्टडीज़ की वजह से कई बार उन्हें अपनी प्रेगनेंसी डिले करनी पड़ती है, और भी कई रीजंस हैं, जैसे कई बार यंग एज में कोई सिस्ट का हो जाना, कैंसर्स का हो जाना, कुछ ऐसे प्रोसेसेस जिनके ज़रिए जिनकी वजह से हमें हो सकता है कि ओवरीज निकालनी पड़े, और तब तक अगर लड़की की उम्र कम भी है पर उसे हमें फिर उन अंडों को हम फ्रीज़ करना चाहते हैं कि इन फ्यूचर अगर वो चाहे तो वो उन अंडों को यूज़ करके अपना ही खुद का बेबी प्लान कर सके। तो ऐसे कुछ रीजंस हैं, तब हम oocyte फ्रीजिंग की एडवाइस देते हैं। तो ये जो इनिशियल स्टेप्स हैं उनको तो हम फॉलो करते हैं, पर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से जस्ट पहले वो जो एग्स हमने रिट्रीव किए हैं उनमें से हम उनकी गुणवत्ता को परखते हैं, देखते हैं कि कौन से एग्स हमारे किस ग्रेड के हैं, और जो मैच्योर एग्स हैं उनको हम फ्रीज़ कर लेते हैं। तो इनको कई सालों तक रखा जा सकता है, और जब लड़की तैयार हो इस एक बड़े अहम डिसीजन पे पहुंच के कि हम अब प्रेगनेंसी वो चाह रही हैं, अपने परिवार को बढ़ाना चाह रही हैं, तो वो फर्टिलाइज करके कंसीव कर सकती हैं। वाकई डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत ही अच्छी और मुफीद जानकारी जो है हमारे नाजरीन को फराहम की है। वाकई में साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है कि अब जो है एक माँ बनने का ख्वाब जो है वो नामुमकिन सा नज़र नहीं आता है। अच्छा, अगर हम बात करें IVF की, तो बहुत सारे मिथ्स भी हैं इससे जुड़े हुए। बहुत लोगों को ये लगता है कि एक तो IVF जो प्रोसेस है वो बहुत पेनफुल होता है, दूसरा ये कि इसमें जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में अगर है और या फिर अगर IVF करा रहे हैं तो उसमें एक औरत को बेड रेस्ट बहुत करना पड़ता है। तो ज़रा इन मिथ्स को भी आप बताएं कि ये सही है, कहाँ तक गलत है, क्या है? जी, तो कई तरह के ये वहम हैं, भ्रांतियाँ हैं जो बिल्कुल गलत हैं। मैं इनका खुलासा करना चाहूँगी। तो पहला तो ये क्वेश्चन है कि क्या IVF पेनफुल होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम एनकरेज करते हैं वर्किंग वुमेन को, जो कामकाजी महिलाएं हैं, वो अपने काम के दौरान काम करते करते ही समय निकालकर इस प्रोसेस को बड़े आराम से फॉलो कर सकती हैं। तो मेन जो ड्यूरेशन होता है करीब 10-12 दिन का, जिनमें इंजेक्शंस लगते हैं, ये डेली इंजेक्शंस से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कम्प्लीटली पेनलेस होते हैं। ये वो इंजेक्शंस हैं जनरली जो इंसुलिन सिरिंज से डायबिटिक लोग दिन में 2 या 3 बार अपने आप को खुद ही इंजेक्ट करते हैं, तो ये कम्प्लीटली पेनलेस होते हैं। इनको एक फ़िक्स टाइम पे लगाना ज़रूरी है। तो अगर आप ये सिंपल सी चीज़ फॉलो कर लेते हैं तो बड़े आराम से 10-12 दिन का ये टाइम है जिसमें आपको थोड़ा वक्त देना पड़ता है। और इसके बाद जो ये पूरा प्रोसेस होता है ये अंडर एनेस्थीसिया होता है, कुछ मिनटों का होता है, जिसके लिए हस्बैंड वाइफ को करीब 5-6 घंटे के लिए हॉस्पिटल में रहना होता है। कोई एडमिशन नहीं रिक्वायर्ड है। आप खुद चलकर अपने घर कुछ ही घंटों में वापस जा सकती हैं, और नेक्स्ट डे से ही मोस्ट लाइकली आप अपना जो काम है उसको रिज्यूम कर सकती हैं। तो ये तो पहली बात है कि पेनफुल कुछ भी नहीं है इसमें। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल होता है, उसमें एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक गलत बात है कि IVF इज़ अ पेनफुल प्रोसेस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरा, कई बार ये लगता है कि जो IVF से कंसीव हुई प्रेगनेंसी है उसमें बहुत एक्स्ट्रा रेस्ट चाहिए। इनफैक्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद भी कई घंटों तक लेटे रहना होता है, और उसके बाद आपको पूरे 9 महीने बेड रेस्ट पे रहना है। तो ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि आजकल सभी पेशेंट्स को जो ये हमारे पास आती हैं उनमें से आधी तो दे आर वर्किंग वुमेन, वो कामकाजी होते हैं, बैंकर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशन के भी कई लोग होते हैं। तो वो तो नेक्स्ट डे से ही अपना काम रिज्यूम कर लेते हैं, और बिल्कुल भी इसमें एडिशनल रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट स्टडीज़ हैं जो ये इस चीज़ को एम्फसाइज करते हैं कि चलते फिरते रहने से आप ज़्यादा नॉर्मल फील करते हैं, मेंटल स्ट्रेस कम रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो उसको ज़रूर आप फॉलो करें, और बेड रेस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहिबा, आपने ये जो मिथ तोड़े हैं आज, ये बहुत ही मेरे ख्याल से फ़ायदेमंद साबित होंगे उन कपल्स के लिए जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें एक तो खर्चे की भी, थोड़ा सा बजट में भी लोग घबरा जाते हैं कि IVF बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि एक्सपेंसिव है, कैसे कराएंगे, खर्चा बहुत आएगा। एक तो आप ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। साथ ही आप ये भी बताएं कि डोनर का क्या इसमें एक वो रहता है रोल,
डोनर एग से भी क्या आईवीएफ मुमकिन है? और कई बार जो कपल्स है बहुत लेट भी आते हैं ये सोच के कि हम शायद नॉर्मल प्रेगनेंसी मतलब हो जाएगी हमारी, तो वो टाइम जो है अपना वक्त बर्बाद करके और काफ़ी लास्ट ऑप्शन समझ के आईवीएफ को तब आते हैं। तो इन सब बातों पे आप रोशनी डालें। जी समरीन जी, तो ये बिल्कुल सही बात है। कई बार ये कपल सोचते हैं कि आईवीएफ लास्ट हमारा ऑप्शन है, बिल्कुल आखिरी में वो इसको कंसिडर करते हैं, तो ऐसा नहीं है। कई बार कपल्स को इसकी ज़रूरत पहले होती है और अननेसेसरी डिलेज़ की वजह से ये काम ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर लड़की की उम्र 35 को क्रॉस कर रही है तो बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए। जल्दी आप अगर शादी लेट हुई है तो उस केस में आप एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास पहले पहुँचें ताकि वो आपको असेस कर सकें, आपका ओवेरियन रिज़र्व कैसा है और फिर गाइड कर सकें। और अगर एग का रिज़र्व जो फीमेल्स में अगर टाइम से पहले कम हो रहा है और या फिर एज की वजह से कम हो रहा है तो आईवीएफ पहले ही हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शादी का ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है, जैसे यंग कपल है, 22-23 साल पे शादी हो गई, 8-10 साल हो गए और फिर भी वो वेट करे जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कई बार कपल्स कहते हैं कि हमारी सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, पर सोचने की बात यह है कि अगर सब कुछ ठीक है तो कंसीव हो जाना चाहिए। और कई ऐसे चीज़ें ऐसी कई होती हैं जिनका खुलासा आईवीएफ के प्रोसेस के ड्यूरेशन में होता है। तो आईवीएफ करते हुए जब हम अंडों को निकालते हैं तो कई बार पता चलता है कि सारे अंडे बिल्कुल ठीक नहीं हैं, इनमें से कुछ ही अंडे हैं जो ठीक हैं। तो ये सब चीज़ें डायग्नोस्टिक भी होती हैं और आईवीएफ में हमें मदद मिल जाती है कि हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी कर सकें। तो इट्स नॉट जस्ट अ सोल्यूशन, इट इज़ अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो बहुत ये हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि इनिशियल टेस्ट हो गए हैं, आपने कुछ इनिशियल दवाइयाँ ले ली हैं, आपने कुछ महीनों का इलाज करवा लिया है, कई बार कपल्स HSD कराते हैं कि ट्यूब्स भी हमारी खुली हैं, लैप्रोस्कोपी भी करवा लेते हैं और फिर वेट करते रहते हैं कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, पर ऐसा नहीं है। हम अगर शादी को 3-4 साल का ड्यूरेशन हो गया है तो ज़रूर एक बार सलाह लें और अगर रिक्वायर्ड है तो आईवीएफ पहले कंसिडर किया जा सकता है। जहाँ तक खर्चे की बात रही, जब ये शुरुआत में आईवीएफ का प्रोसेस आया था तो मुश्किल भी था, महंगा भी था, पर ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं कि अब ये इतना आसान हो गया है, इतना फैल गया है, इतने सारे सेंटर्स हैं अब और ये तकनीक और इवॉल्व होती जा रही है। इसकी वजह से खर्चे धीरे धीरे अब कम हो गए और ये हर किसी के बजट में है और सभी को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, समय पे अप्रोच करना चाहिए और अगर ज़रूरत हो तो इस फैसिलिटी को यूज़ करके माँ बनने का सपना अपना पूरा करना चाहिए। डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी जो है वो हमारे नाजरीन को फराहम करा रही हैं। वाकई में ये जो आईवीएफ की जो टेक्निक है वो कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं और ज़्यादा आपके मतलब खर्चे भी नहीं है, उसमें बजट में भी है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। एक चीज़ हम आपसे और पूछना चाहते हैं कि ये जो डोनर एग हैं या डोनर्स होते हैं वो क्या प्रोसेस होता है, लोगों को ये समझना भी ज़रूरी है। साथ ही हमने ये भी सुना है कि आईवीएफ में कई बार ट्विंस हो जाते हैं, तो इस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। तो होता क्या है कि कई बार कम उम्र में ही कुछ लड़कियों को कुछ परेशानियों की वजह से, जैसे हो सकता है सिस्ट हो जाए, कोई मेलिग्नेंसी, कैंसर, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से उन्हें सर्जिकली रिमूव करनी पड़ी अपने ओवरीज। तो इस सिनेरियो में उनके पास हेल्दी एग्स नहीं रहेंगे और कम उम्र में भी हो सकता है उन्हें अंडों की ज़रूरत पड़े और उन्हें बाहर से अंडे लेने पड़े। तो ये एक सिचुएशन है। इसके अलावा हर लड़की को बढ़ती उम्र के साथ हम देखते हैं कि उनके जो अंडों की संख्या है, उनकी जो क्वालिटी है, नंबर्स हैं, ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं एंड बियॉन्ड 35 ये जो रेट ऑफ डिक्लाइन है बहुत तेज़ हो जाता है। तो बहुत जल्दी जल्दी से अंडे कम होने लगते हैं और 40 के बियॉन्ड हम कहते हैं कि अच्छे अंडे मिलने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। उस केस में अगर हमारे अंडे जो हम रिट्रीव कर रहे हैं अगर वो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ग्रेड अच्छा नहीं है, या जो हमारा भ्रूण बन रहा है वो बहुत अच्छी ग्रेड का नहीं है जिसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, तो फिर हम ये एक ऑप्शन रखते हैं जिसमें हमें अंडे बाहर से लेने पड़ सकते हैं। क्योंकि एक हेल्दी बेबी को बनाने के लिए हमें हेल्दी स्पर्म्स और हेल्दी एग दोनों की ज़रूरत पड़ती है। स्पर्म हम हस्बैंड का ही यूज़ करते हैं और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगी कि पहले पूरी कोशिश होती है कि हम लड़की के ही एग्स यूज़ करें और बहुत ही अगर ज़रूरी हो तो ही हम डोनर एग्स या डोनर स्पर्म्स के लिए जाते हैं।
और उस केस में फिर हमें अगर लेना है, और स्पेशली जैसे पीरियड्स बंद हो गए, अगर माहवारी आजकल हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की वजह से कई बार टाइम से पहले जो मेनोपॉज है उसका जो एक टाइमिंग है, पहले हम देखते थे 50 इयर्स तक चलता था, अब हम देख रहे हैं मिड 40s में, अर्ली 40s में, कई बार लेट 30s में लड़कियों के अंडे ख़त्म हो जाते हैं, उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो फिर इस केस में कोई और ऑप्शन नहीं रहता और हमें हेल्दी एग्स के लिए बाहर से अंडे लेने पड़ते हैं। तो स्ट्रिक्टली जहाँ पे ज़रूरत हो तभी डोनर एग्स के लिए जाया जाता है। पर ये एक बहुत अच्छी तकनीक है जिसके ज़रिए हम कहते हैं कि लड़की किसी भी एज में अगर उसकी इच्छा है तो वो माँ बन सकती है, बिल्कुल, पीरियड्स बंद होने के बाद भी। तो ये एक और मिथ है जिसमें ये कहा जाता है कि आईवीएफ प्रेगनेंसीज हमेशा ट्विन बेबीज़ में ही रिज़ल्ट करती हैं। तो ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं होता। हमारे पास जो ये पद्धति है उसमें हम भ्रूण बनाते हैं और उनको ब्लास्टोसिस स्टेज तक लेकर जाते हैं। ये 5वें दिन का भ्रूण होता है और काफ़ी मजबूत होता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एक ही डालें या हम 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करें। पहले कुछ साल पहले जब डे 2, डे 3 पे ही भ्रूण डाले जाते थे तो 3 या 4 भी डाले जाते थे कि इनमें से 1 या 2 हो जाएंगे। बट नाउ दैट वी आर यूजिंग ब्लास्टोसिस्ट कल्चर टेक्निक, इसमें अब हम 1 या 2 से ज़्यादा नहीं ट्रांसफ़र करते। इसमें अगर एक भ्रूण बहुत मजबूत है तो वो भी लग जाता है, इम्प्लांट हो जाता है और फिर एक हेल्दी प्रेगनेंसी को देता है। और अगर 2 हैं तो दो भी रिज़ल्ट कर सकते हैं ट्विन प्रेगनेंसीज़ में। पर ये कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है, इसका ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि ट्विन्स ही होंगे। जी जी, तो मतलब ये जो आईवीएफ की जो टेक्निक है ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है बहुत सारे कपल्स के लिए, और इनसे जुड़े बहुत सारे मिथ्स हैं जो आज डॉक्टर सागरिका अग्रवाल ने तोड़े भी हैं और हमें इतनी अहम जानकारी फराहम की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि हमने देखा और हम बात कर रहे थे डॉक्टर सागरिका अग्रवाल से, और उन्होंने आईवीएफ से जुड़ी हमें बेहद जानकारी, बहुत सारी जानकारी फराहम की है। और मैं उम्मीद करती हूँ जो हमारे नाजरीन हैं, ख़ासतौर से जो ख़वातीन हैं जिनका ख्वाब है माँ बनने का, वो इस ख्वाब को पूरा कर सकती हैं इस टेक्निक को अपनाकर। और ज़्यादा खर्चे वाली भी नहीं है, आपके बजट में है, और ना ही ज़्यादा पेनफुल है, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया है। तो चलिए नाजरीन, ये सेगमेंट हम यहीं ख़त्म करते हैं और रुख करते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। तो चलिए नाज़रीन, रुख करते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी। हो खुदी पर यकीन तो सहारा किसका, मंजिल उसे मैसर इरादा बुलंद जिसका। नीतू सिंह एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी संवारी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उनकी शादी एक पुलिस ऑफिसर से हो गई। गुजरते वक्त के साथ उन्हें कहीं न कहीं अपनी पढ़ाई पूरी न होने की खलिश थी। अपने शौहर के साथ जब वो दिल्ली आई तो पढ़ाई पूरी करने का और कुछ बनने का ख्याल और भी पुख्ता हो गया। दिल्ली के मिरिंडा हाउस से पढ़ाई पूरी की और 1200 रुपए में कारोबार की शुरुआत की। सच्ची लगन और कड़ी मेहनत की बदौलत वो आज करोड़ों की मालकिन है। अपने वर्कर्स की परेशानियों को सुलझाने और साथ साथ अपने काम को वक्त पर पूरा करना उनकी कामयाबी की बुनियाद है, और इसी की बदौलत वो कई मैगजीन की कवर स्टोरी भी बनी, बहुत से अवार्ड से भी नवाजा गया। अपनी जिंदगी को एक नई पहचान देकर वो ना खुद के लिए बल्कि हजारों खवातीन के लिए एक मिसाल बनी। बेड़ियां तोड़कर जो जमाने से लड़ा करता है, सुर्खरू होता है इन्हीं का जमाल। बेड़ियां तोड़कर जो जमाने से लड़ा करता है, सुर्खरू होता है इन्हीं का जमाल। तो नाज़रीन, जानकारियों से भरपूर आज का ये शुमारा आपको बेहद पसंद आया होगा, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। नाज़रीन, अगली मर्तबा फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, कुछ नए और ख़ास मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, कुछ और बातें आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। दीजिए इजाज़त, आदाब। એ સંભાળ કર હા, આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો છે.